अ, मैं राजाराम त्रिपाठी साहब आपके पास आता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ आज भाई ट्रेंड में है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से भूपेश बघेल साहब ने ट्वीट किया, जिसका जिक्र अभी ब्रिजेश ने भी नहीं किया, उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं श्री अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार एवं मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत आभार। सर, मुख्यमंत्री के करीबियों के यहाँ कार्रवाई होती है, छापेमारी होती है। एक तरीके से जो ब्रजेश जी कह रहे हैं कि ठीक है, वो अपनी जगह पे हो सकता है मानसिक रूप से सारे लोग तैयार हो, क्योंकि इसकी संभावनाएं लगातार जताई जा रही थी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ईडी सीबीआई जो है वो मेहनत करेंगे, उनका जो काम है वो बढ़ेगा। सर, इसको लेके छत्तीसगढ़ में क्या रिएक्शन है? क्या वहां पर जो स्थानीय नेताओं और उनके साथ साथ लोगों की जो बातचीत है, उसमें सर छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या रिएक्शन है? क्या असर रहेगा इस छापेमारी का? राम प्रकाश जी, मेरा मानना ये है कि ये पिछले अक्टूबर 2022 से लगभग दूसरे हफ्ते से चालू हुआ है कार्यक्रम ईडी का छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के करीबियों के यहाँ जब्ती दिखाई गई, बहुत बड़े घोटाले की बात की गई। और अब साल भर होने आ रहा है, कोई भी घोटाला फ्लोर पे कहीं से भी अप्रूव होता नहीं दिख रहा है। लेकिन लगातार टाइमिंग उनकी देखिएगा, जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है 85th राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होता है, और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं उनके यहाँ ईडी पहुंचती है ठीक उसी वक्त। टाइमिंग देखिएगा आप। वैसे ही भाई, राज्य के मुख्यमंत्री का जन्मदिवस जनता मनाती है, पार्टी मनाती है, और सामने चुनाव है तो निश्चित रूप से कई आयोजन होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस पर पाटन में एक बड़ा आयोजन था, कई जगह आयोजन था। और सामने चुनाव को देखते हुए भाजपा जो है, उसे लग रहा है कि लोकतांत्रिक तरीकों से शायद उनसे न लड़ पाए। तो मेरा मानना है ईडी को गाइडेड मिसाइल की तरह उपयोग किया जा रहा है। न ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है। जिस तरह से विरोधी के खेमे को ध्वस्त करने के लिए गाइडेड मिसाइल चलती है, ईडी का उपयोग उस तरह से हमें दिख रहा है। और इसलिए भी छत्तीसगढ़ के लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि बगल में ही मध्य प्रदेश है, जहां से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वहां पे लगभग 250 घोटाले पिछले 18 सालों में 250 घोटाले सामने आ चुके हैं। इसमें खनन घोटाला 50,000 करोड़ का है, बिजली घोटाला 94,000 करोड़ का है। लंबे लंबे ऐसे 5 अंकों में 7 अंकों में घोटाले पे या सीबीआई या कोई भी काम करे, 32 लोग व्यापक घोटाले में मर गए हैं। 32 लोग। क्या ये केंद्रीय एजेंसियों को नहीं दिखाई देता? सवाल ये उठता है। भाई, केंद्रीय एजेंसियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर कायम रखे, कोई गलत करता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन समझ में तब नहीं आता जब केवल 4.5 पौने 5 साल के भूपेश बघेल के कार्यकाल में इतने सारे आप घोटाले देख रहे हो, आप इतनी कार्यवाहियां कर रहे हो, उनके आसपास के हर व्यक्ति पे काम कर रहे हो। 18 साल में बगल में मध्य प्रदेश है, वहां कोई घोटाला नहीं होता था। 250 घोटाले हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। 15 साल भाजपा का शासन था, इतने घोटाले हुए, पूरा देश जान रहा है। किसी घोटाले पे न ईडी की कृपा दृष्टि होती है, न सीबीआई, न एनआईए। तो जो हमारी संस्थाएं हैं ये दरअसल केंद्रीय शासन के अधीन है, लेकिन इनका दुरुपयोग का जो मामला है ये बेहद गंभीर है। ये आज जो अभी हाल में ही विनोद वर्मा जी के बारे में ब्रिजेश जी ने बताया, मैं इत्तेफाक रखता हूं उनकी बात से, ब्रिजेश जी की, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी देख रहा था, उसमें विनोद वर्मा जी ने कहा कि भाई, मैंने जो 2005 में जब कुछ खरीदने लायक हुआ, जो मैंने गहने, सोना वगैरह घर परिवार बीवी वगैरह के लिए खरीदा, मैं बिल दिखाता रह गया लेकिन सब कुछ जब्त कर लिया उन्होंने। मैं बिल दिखाता रहा लेकिन सब कुछ जब्त कर लिया उन्होंने, ईडी वालों ने। तो उन्होंने कहा ये लूट है, डकैती है। उनके शब्द थे कि यह तो सीधा सीधा लूट और डकैती है। तो वास्तव में मैं कह रहा हूं कि अब पुनर्समीक्षा करने का वक्त आ गया है ईडी का। और रहा सवाल मोहब्बत का, तो मैं
बड़ी अच्छी बात कही भाई भूपेश बघेल जी ने कि आप मेरे जन्मदिन पर इस कार्यवाही को बचा के रखा था जन्मदिन के लिए। जरा सोचिए, क्या उनके वो एफडी एक दिन बाद होता तो कहीं चले जाते, भाग जाते, देश छोड़ के चले जाते। एक दिन बाद भी हो सकता था, एक दिन पहले भी हो सकता था। बच्चे को भी समझ में आता है कि पूरी तरह से एक निर्धारित घटनाक्रम के तहत पटकथाएं लिखी जा रही हैं। और आप देख लीजिएगा, चुनाव के ठीक पहले, आपके चैनल पे मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चुनाव के ठीक पहले ये पूरी तरह से भूपेश बघेल को घेरने की तैयारी है और कोई बड़ी सी चार्जशीट आएगी और लोगों में भ्रम फैलेगा, जैसे कैग का घोटाला हुआ। इतना चिल्लाया कैग का कह के, कैग का घोटाला, कोयला घोटाला कह के कि सरकार गिर गई। वो सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार, जो अपने ही मंत्री को जिसने घोटाले के आरोप में जेल में डाल दिया था, इनके बताइए आप 9 सालों में किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई हुई? किसी को जेल में डाला इन्होंने? ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। बावजूद इसके कांग्रेस हाशिए में चली गई। इन्होंने इतना हल्ला मचाया कि इतने हजार करोड़ रुपए के कोयले में घोटाले हो गए और आपका 2G में हो गया, जबकि आज वो सारी चीजें सामने हैं कि साहब 1,76,000 करोड़ का घोटाला आप कह रहे थे कि 2G में हुआ, जबकि आपका 5G जो इतना एडवांस वर्जन है वो 150 करोड़ 1,50,000 करोड़ में बिका है। तो घोटाला कहीं था ही नहीं। लेकिन इन्होंने कल्पना किया कि एक मुर्गी जो मेरी गुम हो गई, वो मुर्गी अगर जिंदा रहती और बच्चे देती तो इतने बच्चे होते और ये 20 सालों में इतने करोड़ का होता। इस तरह से झूठ फैलाने वाली जो बात है, उस नीति पे लोग काम करते हैं। ये वास्तव में मेरा मानना है कि मोहब्बत की दुकान भारी है आज आपने जो रखा है, और इसे थैंक यू कह के ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, क्योंकि एक जो राजनीतिक शिष्टाचार हमारे देश में चला आ रहा था, उसकी अंतिम परिणति है कि आपका एक मुखिया, एक सूबे का मुखिया जन्मदिन मना रहा है, आप उसके पीए सीए सबको पकड़ रहे हैं। तो छोटी मोटी कोई ऐसा अरबों खरबों का कोई घोटाला न मिला है, न कोई ऐसी संपत्ति इनको मिली है, न ऐसा कोई खुलासा किया है। वो खुलासा 1 महीने बाद करेंगे, देखिएगा, 1.5 महीने बाद करेंगे। राजाराम सर, जब छापेमारी और ये सारी चीजों की बात हो रही है, लगातार ये भी बात हो रही है, ठीक है कि आप अपने भविष्य के वो सिक्योर करने के लिए आज से आप लगातार पिछले 9 साल से एजेंसियों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आप एक तरीके से ऐसी हरकतें करें कि भाई ठीक है, सामने वाला आदमी बदनाम हो जाए। भाई बदनाम होने के बाद आप कुछ भी कहते रहिए तो लोग तो यही गिनेंगे ही, जैसा भी जिस तरफ धनंजय सर भी इशारा कर रहे थे, ब्रजेश जी भी कर रहे थे। सर, बीते 9 सालों में जो छापेमारी है वो करीब करीब 4 गुना बढ़ी है। अगर हम नेताओं की बात करें तो जो लगभग 121 बड़े नेताओं के ऊपर छापेमारी हुई है, जिसमें से 115 नेता सीधे विपक्ष से जुड़े हुए हैं, विपक्षी दलों से जुड़े हुए हैं। ये जो पूरी छापेमारी है, जेल भेजने से लेकर के सारी चीजें होती है। जैसे दिल्ली में भाई उदाहरण साफ साफ है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे लोग जेल में हैं, आरोप अभी भी सिद्ध नहीं हो पाए हैं। उसके पहले तमाम लोग रहे हैं, उसके बाद तमाम लोग हैं। छत्तीसगढ़ में दर्जनों लोग उठा करके बंद किए गए हैं, आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए किसी के ऊपर भी। कन्विक्शन रेट सीधे सीधे कहता है कि भाई 0.5% है, आधे % से भी कम है, जिसमें सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां जो है वो कुछ सिद्ध करा पाए। ब्रजेश जी ने एक उदाहरण दे दिया। सर, इतना बड़ा ये सारी चीजें हैं, पर जनता आखिर इससे खुद को कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है? जनता क्यों नहीं इन चीजों को समझ पा रही है? क्यों एक के बाद एक लगातार चुनाव जो है उनके फेवर में जाते जा रहे हैं? ये इसके लिए क्या विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है जितना जनता जो नहीं समझ रही है? तो उस नासमझी के लिए जनता के साथ साथ विपक्ष भी उतनी ही जिम्मेदार है। राम प्रकाश जी, हम लोग जनता नहीं समझ पा रही है यह कहना तो गलत होगा। जनता अगर नहीं समझती तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को बहुमत नहीं देती, जबकि इतना प्रचार किया गया था कि भाई डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो आपका विकास होगा। केंद्र में भी भाजपा है, यहाँ भी भाजपा रहेगी तो विकास होगा। लेकिन उनके आकर्षण को, उनके पैकेज को, जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, जनता ने नकारा। जनता ने देखा कि पहले भी आपने बोनस का वादा किया था लेकिन दिया नहीं, और जनता समझदार थी, जनता ने बहुमत दिया। जनता काफी हद तक समझ पा रही है। कानूनी कार्यवाही जो है, हमारे यहाँ का संविधान जो है बड़ा विशाल संविधान है भारत का, और कानूनी कार्यवाही को मेरा मानना है आम जनता अभी भी नहीं समझती, जबकि माना यह जाता है कि देश के हर नागरिक को पूरा कानून पता है। जबकि मैं दावे से कहता हूं
इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं कि बिना किताब देखे न वकीलों को पता होता है, न जज साहब को पता होता है, मिलार्ड्स को पता होता है। इतने इतने प्रेसिडेंट्स हैं, इतने नजीरे हैं। तो इसके साय में अब क्योंकि वास्तव में ये संस्थाएं जो हमारी शीर्ष जांच संस्थाएं हैं वो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार की गई है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईडी धन शोधन को विशेष रूप से धन शोधन जो कई हद तक देशद्रोह में भी आता है, अगर हम विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा के बीच के हम इस तरह के अनैतिक संबंध स्थापित कर रहे हैं जो देश को खोखला बना रहा है। लेकिन अब जो उसके कड़े कानून के प्रावधान हैं, उसके शिकंजे में राजनेताओं को रडार पे लिया गया। पहले ऐसा नहीं होता था। आप उठा के देख लीजिए कुल कितने मामले ईडी ने पिछले 10 सालों में रजिस्टर्ड हुए हैं और उसकी जो दर क्या है आप देखेंगे 7 गुना से 20 गुना तक ज्यादा मामले दर्ज। तो हालात ये है कि जुलाई में संजय मिश्रा जी का जो इनके डायरेक्टर है कार्यकाल खत्म हो रहा था, बढ़ाए थे, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेट करना पड़ा कि भाई नहीं बढ़ाएंगे। बार बार सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि क्या आपके डिपार्टमेंट में पूरे अक्षम लोग भरे पड़े, कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, बार बार एक ही व्यक्ति का क्यों आप कार्यकाल बढ़ा रहे हो। हालांकि इस संस्था महत्वपूर्ण संस्था है, इसके प्रति जनता का विश्वास बना रहे, इसलिए संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का टाइम, 15 सितंबर तक का उनको फिर से टाइम दिया। 27 जुलाई की बात बता रहा हूं अभी हाल में। तो समझने वाली बात है कि वो कौन सी विशेष सेवा माननीय संजय मिश्रा जी इस सरकार को दे रहे हैं जो कोई दूसरा नहीं दे पाएगा, या कोई दूसरा आएगा तो नहीं दे पाएगा। और क्यों इतने छापे लगातार संजय मिश्रा जी हैं। राजाराम सर, एक आपको रोकूंगा मैं यहाँ पे। आपने कहा कि वो संवैधानिकता उसकी बनी रहे, विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए समय दिया गया। सर ऐसा नहीं है। उसके लिए सरकार बकायदा सुप्रीम कोर्ट गई और गिड़गिड़ाई, सरकार ने गिड़गिड़ा करके समय मांगा। और निश्चित तौर पर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई जो चीज पूरी तरीके से आप खुद कह रहे हैं इलीगल है, उसको किसी के गिड़गिड़ाने से एक्सटेंशन कैसे दिया जा सकता है। सर ये तो फिर और ज्यादा बड़ा सवाल हो जाता है। और क्योंकि भाई अभी धनंजय सर कह रहे थे कि न्याय वहीं मिलेगा, तो अगर न्याय वहीं मिलेगा फिर वही न्यायालय ये कैसे कर सकता है कि एक बार वो न्यायालय कहे कि भाई ये तो पूरी तरीके से इलीगल है और फिर उसी व्यक्ति को आगे के लिए मौका भी दे दिया जाए कि हाँ भाई चलिए ठीक है, क्योंकि हम वहां पर जाकर के रोने लगे। अरे हमारी ऐसी क्या मजबूरी है। ये इसी पर यही तो बात हो रही है सर कि आखिर क्या मजबूरी है कि संजय मिश्रा इतने जरूरी है। जी राजाराम सर। नहीं, वहां पर जब केंद्र शासन ने अपील की थी तो वहां पे 2-3 दलीलों में से एक दलील ये थी कि जो वित्तीय अनियमितता पकड़ने के लिए जो जांच दल होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय उनकी एक रैंकिंग होती है, एफटीएफ रैंकिंग। तो अगर इसको इस तरह से अगर हटाएंगे तो उस रैंकिंग में भारत की जो संस्था है ईडी, उसकी रैंकिंग डाउन होगी। क्योंकि जब हम वित्तीय धन शोधन की बात करते हैं, विदेशी मुद्रा के घोटालों की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग का बड़ा महत्व होता है। तो यह तर्क दिया गया और देश हित में इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम निरंतरता जारी रखने हेतु 15 सितंबर तक बढ़ाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी में कह रहा हूं शब्दशः है लगभग कि क्या विभाग अक्षम लोगों से भरा पड़ा है और कोई योग्य नहीं है, यह इतनी कटु टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। लेकिन जब केंद्र शासन ने फिर किया तो 15 तारीख तक के लिए बढ़ाया गया। और मुझे लगता है एजेंडे के तहत ये सारी कार्यवाही फटाफट हो रही है, क्योंकि क्या पता कोई आपने देखा हो। तो मैं यही कह रहा था कि यह स्थिति, मैं बिल्कुल धनंजय जी की बात से भी सहमत हूं, यह केवल राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है। प्रजातंत्र में कि वास्तव में यह मौका है, हमें तय करना होगा कि क्या यह हम जारी रहने देंगे। जिस तरह से संविधान में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, जैसे विनोद वर्मा ने भी कहा कि क्या सीआरपी और आईपीसी का कोई मतलब नहीं रह गया। क्या जांच में अगर कोई आदमी साक्ष्य दिखा रहा है कि नहीं ये देखिए हमारा वैलिड चीज है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात सारे दिखा रहे हैं, उसके बाद भी आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाए, तो इन हालातों में जब कानून, अधिकार, लोकतंत्र, अल्पसंख्यक, समानता,
इन शब्दों को क्या फिर से परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी? जिस तरीके से थोक में आप कानून बदल रहे हैं, किसानों का कानून आपने बदला हो तो हम लोगों ने नहीं होने दिया, आपने श्रमिकों का कानून बदल दिया, आपने बीमा के कानून बदल दिए, आपने लगातार लगातार खनन कानून अभी बदला, वन कानून आपने बदल दिया। अगर आप लोगों को ख्याल हो तो इस तेजी से कानून बदल रहे हैं। वो कहावत याद आती है, अफरानी का एक एड आता था कि घर के सारे बल्ब बदल दूंगा। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है जब आप कानून, आप समझ रहे हैं, संविधान के एक शब्द को बदलने के पहले मैं चाहूंगा ये सारे नेता जो कानून बदलने पे आमदा हैं, इनको संविधान सभा की उन बहसों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए जो की गई है। देश का हर वर्ग बैठ के उसने एक एक शब्द को परिभाषित किया है। एक कानून का एक दर्शन होता है, हमारे देश के समावेशी कानून का जो दर्शन है वही ये लोग भूल गए हैं। ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। केवल ये संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बात नहीं है। जब संविधान का दुरुपयोग होने लगता है तो सब कुछ खतरे में होता है। केवल आपकी स्वतंत्रता, अस्मिता ही खतरे में नहीं रहती, आने वाली पीढ़ी का भविष्य और देश का भविष्य, क्योंकि देश लोगों से मिलकर बनता है। राम प्रकाश जी, अगर लोगों का भविष्य खतरे में नहीं, जरा सोचें, जिसे जनता ने चुन के बिठाया हुआ है, आप सिद्ध करिए। अगर वास्तव में कोई प्रमाण मिलता है तो मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री को भी जेल में डाल दीजिए, डालना चाहिए। लेकिन केवल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए, या सामने चुनाव खड़ा है, आप जीत नहीं पा रहे हो, तो आप रेफरी को प्रलोभन देके या गन दिखा के किसी तरह से रेफरी के जरिए अगर आप अपने आप को जीता घोषित करवा दीजिए, ये तो चुराई हुई जीत होगी। तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? फिर चुनाव का क्या मतलब रहेगा, बताइए आप। अगर इलेक्शन कमीशन केवल सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशियों के पक्ष में सफाई देने के लिए 3 बजे प्रकट होगा, उनका प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन का, और जितने आरोप हम आप लगाएंगे कि साहब यहाँ धांधली हो रही है, यहाँ गलत हो रहा है, जब रेफरी को स्वयं मिल जाएगा तो फिर चुनाव का मतलब क्या रहेगा? आप सोचिए, 5 साल के लिए जो आए हैं राम प्रकाश जी, चाहे सत्ता में कांग्रेस हो या भाजपा, उनको समझना चाहिए जनता संप्रभु, जनता प्रमुख है। वो आपको 5 साल के लिए लीज पे देती है, सत्ता को लीज पे देती है। आप मालिकाना हक न संविधान का आपको दिया है, न देश का मालिकाना हक दिया है। ये कान खोल के सुनना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये समझना चाहिए, जनता की भावना में कह रहा हूं। जनता यही समझती कि ये सब करने के लिए तो नहीं चुना था साहब आपको हमने, ये क्या कर रहे हो आप? और जनता चुनाव में ही बताएगी, बफरते कि ईवीएम सही हो या मैनेज ना हो, या इलेक्शन कमीशन मैनेज ना हो। ठीक है सर, बस चलते चलते सर एक एक लाइन में जवाब। चुनावी दृष्टिकोण से ये जो भी घटना, जिस घटना की आज हम लोग जिक्र कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से छापेमारी हुई, झारखंड की छापेमारी, और फिर जिस तरीके से भूपेश बघेल ने आंसर किया, इसका रिप्लाई उन्होंने जो दिया धन्यवाद के साथ, तो ये जो पूरी घटना है, और राहुल गांधी जिस चीज को कह रहे हैं लगातार मोहब्बत की दुकान वाली बात, इन सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं, खास करके चुनावी दृष्टिकोण से? किसके लिए फायदेमंद आप देख रहे हो, कितना फायदेमंद? एक एक लाइन में जवाब सर। राजाराम सर, अंतिम टिप्पणी। देखिए, ये कार्यवाही भाजपा में बीच में जो भगदड़ मची थी कांग्रेस में शामिल होने की, और जो टूट के आसार थे, उसको रोकने के लिए भी है। एक भय व्याप्त हो, दूसरा दूरगामी उद्देश्य था कि कांग्रेस के लोगों का मनोबल डाउन हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का। तो ये दोनों जो उद्देश्य में ये सफल नहीं हो पाए, क्योंकि भूपेश बघेल ने जिस तरीके से जवाब दिया, तो ये बताता है कि भूपेश बघेल का मनोबल जनता की ताकत के दम पे बढ़ा हुआ है। और वास्तव में ये बात सही है कि अब इसको कानूनी लड़ाई के बजाय चुनावी लड़ाई के रूप में देखा जाने लगा है। और कानूनी लड़ाई का हल तो कानून से निकलेगा। जो लोग अंदर हैं उनको मुझे नहीं लगता अभी कोई राहत मिलेगी। लेकिन अब ये निर्णायक दौर में है। मैं फिर कहना चाहूंगा लास्ट में, यह भूपेश बघेल को घेरने के लिए एक नई पटकथा लिखी जा रही है। इस तारतम्य में देखा जाए, चुनाव के पहले कोई बड़ा कदम ही उठा सकता है।